नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटीआर 3B रिटर्न देरी से फाइल करने पर जीएसटी टैक्स देरी से भरने पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आती है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो वह इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए जीएसटी नेटवर्क के द्वारा इंटरेस्ट कैलकुलेटर की एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाने वाली है। उसके अलावा HSN सर्च करने के लिए भी एक जो फैसिलिटी थी उसे और अद्यतन किया गया है। इन्हीं के बारे में आज के अंक में चर्चा करते हैं। डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स पर इंटरेस्ट भरने संबंधित सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के प्रोविजन पहले देख लेते हैं। सेक्शन 50 का सब सेक्शन 1 यह दर्शाता है कि जिस भी टैक्स पेयर को सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत टैक्स भरना है लेकिन वह निर्धारित तिथि तक टैक्स नहीं भरता है, तो उस रकम पर 18% का इंटरेस्ट उसे देय होगा। उसके बाद में यह प्रोविजो ऐड किया गया क्योंकि यह जो मेन सबसेक्शन 1 था उसके अनुसार यदि किसी टैक्स पेयर के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस भी है लेकिन उसको कुछ अमाउंट कैश में से जमा करवानी है और वह कैश उसके पास उपलब्ध नहीं होने के कारण से वह थोड़ा देरी से यदि रिटर्न फाइल करता है तो पूरी अमाउंट पर टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता था। इस विसंगति को दूर करने के लिए यह जो प्रोविजो है पहले ऐड किया गया 1 सितंबर 2020 से, लेकिन बाद में जीएसटी काउंसिल के निर्णय के अनुसार इसे 1 जुलाई 2017 से अर्थात जब से जीएसटी लागू हुआ है तभी से ऐड कर दिया गया। इस प्रोविजो के जो वर्डिंग है, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, किसी टैक्स पीरियड में सप्लाईज के ऊपर टैक्स भरना है उसके संबंधित इंटरेस्ट है, and declared in return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39। जो सेक्शन 39 का रिटर्न भरने की निर्धारित तिथि है उसके बाद में रिटर्न फाइल किया जा रहा है, तो उस केस में केवल उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा जो अमाउंट कैश लेजर में से भरी जा रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो लेजर है उसकी अमाउंट पर नहीं भरा जाएगा। हालांकि यदि डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की, तब यह प्रोविजो लागू नहीं होगा। यह प्रोविजो यहां पर आपके सामने डिस्कस करने का यही मतलब है कि अभी जो इंटरेस्ट कैलकुलेटर की नई फैसिलिटी, नई फंक्शनलिटी जीएसटी नेटवर्क देने जा रहा है, उसमें इस प्रोविजो का क्या इंटरप्रिटेशन किया गया है, क्या डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, वह भी थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ने यह एडवाइजरी जारी की है इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B, शुरुआत में तो यह उसका इंट्रोडक्शन दिया है कि किस प्रकार से एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर दिया जा रहा है। हमारे लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह यह पैरा 2 है। द इंटरेस्ट कंप्यूटेड बाय द सिस्टम हैज़ बीन अलाइंड विथ द सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 एज अमेंडेड। इस सेक्शन 50 जिसे संशोधित किया गया है 1 जुलाई 2017 से, उसके अनुसार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जीएसटी नेटवर्क द्वारा किया जाएगा। कंसिक्वेंटली इंटरेस्ट लायबिलिटी फॉर respect of supplies made during the present tax period and declared in the GSTR 3B for this period will be calculated only on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic case ledger। तो जो करंट टैक्स पीरियड है, अर्थात सपोज अभी दिसंबर 2021 का GSTR 3B रिटर्न फाइल करना है, वह ड्यू डेट में फाइल नहीं करके देरी से फाइल किया जाता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट गिनना है वह इंटरेस्ट केवल उसी अमाउंट पर गिना जाएगा जो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में से भरा जा रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में से जो अमाउंट भरी जा रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी का कैलकुलेशन नहीं होगा। यह केवल करंट टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 3B के लिए है।
उसके बाद में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू द लायबिलिटी पर्टेनिंग टू द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स। यदि कोई पुराने टैक्स पीरियड की लायबिलिटी यदि इस टैक्स पीरियड में भरी जा रही है, फॉर एग्जांपल यदि अक्टूबर 2021 में GSTR 3B रिटर्न तो फाइल कर दिया था, लेकिन उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करना रह गया, वो अभी ध्यान में आता है और वह दिसंबर के GSTR 3B के अंदर भर रहे हैं, भले वह पूरी रकम इनपुट टैक्स क्रेडिट में से भी भर रहे हो, तब भी उस पर इंटरेस्ट की गणना की जाएगी, इंटरेस्ट देना होगा। वही यहाँ पर लिखा है एंड पेड इन लेटर GSTR 3B द इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड फॉर द एंटायर लायबिलिटी वेदर पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो यहाँ पर यह जो क्लैरिफिकेशन दिया है GST नेटवर्क ने कि किस प्रकार से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, वह वैसे देखें तो स्ट्रिक्टली सेक्शन 50 और उसके सब सेक्शन 1 का जो प्रोविज़ो है उसके हिसाब से है। तो यहाँ पर पहले कई लोगों को जैसे एक व्यू था कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस पड़ा है तो चाहे देरी से भी टैक्स भरें तो इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि जितना भी डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट गिनना है वह केवल कैश पोर्शन पर गिनना है, वो केवल करंट टैक्स पीरियड के लिए लागू होगा। जो अभी इसी महीने का यदि GSTR 3B रिटर्न है उसी के लिए लागू होगा। पुरानी कोई भी लायबिलिटी यदि इस रिटर्न में भरी जाती है तो उसमें एंटायर टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, चाहे वह कैश से भरी जाए या क्रेडिट से, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। इस फंक्शनैलिटी के बाद में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा और इंटरेस्ट की अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी टेबल 5.1 GSTR 3B के अंदर, लेकिन यह शुरुआत में एडिटेबल रखी जाएगी। यदि आपके कैलकुलेशन से यह अमाउंट भिन्न है तो टैक्स पेयर अपनी अमाउंट उसके अंदर एडिट करके रख सकता है। हालांकि जब भी PDF जनरेट होगा तब उसमें दोनों अमाउंट बताई जाएगी, और ख़ास करके जब ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट से कम अमाउंट इंटरेस्ट की है तो उसे हाईलाइट भी किया जाएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए दो सिनारियो हो सकते हैं। एक तो प्रेजेंट टैक्स पीरियड का GSTR 3B देरी से फाइल किया हो तो उसमें ड्यू डेट से जब तक वो GSTR 3B रिटर्न फाइल किया है तब तक का इंटरेस्ट गिना जा सकता है, और यदि पिछले पीरियड की कोई लायबिलिटी इस पीरियड में की जा रही हो तब वो पिछले पीरियड की ड्यू डेट से अब तक का इंटरेस्ट गिना जाएगा। ऐसे केस में यदि पिछला पीरियड एक से ज़्यादा हो तो उनका ब्रेकअप भी देने की सुविधा की जा रही है। हालांकि यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि फॉर्म GSTR 3B के अंदर कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए यह जो पिछले पीरियड की इंफॉर्मेशन देना वो प्योरली वॉलंटरी बेसिस पर है, लेकिन यह एक सुविधा दी जा रही है टैक्स पेयर को। तो इस प्रकार से इस सुविधा को आप उपयोग कर सकते हैं। जो डिटेल्स है वह भी बताई है कि किस समय पर क्या एक्शन लेना है जिससे आपके डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 3B रिटर्न पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाए। ये यहाँ पर एक उदाहरण दिया है जिसमें टैक्स पेएबल की अमाउंट बताई है, जिसमें टोटल टैक्स लायबिलिटी की फिगर बताई है। इसमें यदि पिछले कुछ महीनों की भी डिटेल्स हो तो जैसे अक्टूबर 2021 की डिटेल्स बताई है, लेकिन पिछले महीनों की भी डिटेल्स अलग अलग बतानी है। यह प्योरली वॉलंटरीली है। और इसके बाद में यह जो मेक पेमेंट ऑब्लिक पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, यह बटन क्लिक करने के बाद में ही यह फैसिलिटी उपलब्ध होगी, और यहाँ पर फिगर्स दिखाकर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ है उसके अलावा आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो वह एडिट भी कर सकते हैं। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट किस प्रकार से आएगा उसका फॉर्मूला भी बताया गया है। कितने दिनों का डिले हुआ है उसके हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से इंटरेस्ट गिना जाएगा। और यदि ऑटो पॉपुलेटेड इंटरेस्ट को आपने एडिट कर दिया तो उसमें वार्निंग आएगी कि आपकी यह जो अमाउंट है वह आपने डाउनवर्ड बताई है, लेकिन केवल उतने मात्र से आपका रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को रोका नहीं जाएगा। तो
आप रिटर्न फाइल फिर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक नई फैसिलिटी जीएसटी नेटवर्क देने जा रहा है। HSN सर्च करने के लिए भी जो फंक्शनलिटी है उसे भी थोड़ा अपग्रेड किया गया है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर जाकर ये जो सर्विसेज वाला टैब है, यहाँ पर यूज़र सर्विसेज में जाकर ये जो सर्च HSN कोड, इसमें जाने पर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो हम HSN वाइज सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन वाइज सर्च कर सकते हैं। यदि HSN वाइज सर्च करें तो यहाँ मिनिमम 3 कैरेक्टर डालने हैं और इसमें मैक्सिमम 8 कैरेक्टर हम डाल सकते हैं, क्योंकि आपको ज्ञात है कि कस्टम्स टैरिफ एक्ट में मैक्सिमम 8 डिजिट पर टैरिफ आइटम आ जाता है। तो सपोज 3003 इस प्रकार की एंट्री डालते हैं तो यह मेडिकामेंट से रिलेटेड है, यह आ जाती है। उसमें बाद में भी जो मैक्सिमम 5 एंट्रीज ये यहाँ पर दर्शाई जाती है, उसमें से जो भी हमारी रेलेवेंट एंट्री हो उसे हम क्लिक कर सकते हैं। और ये जो कैरेक्टर है कैप्चा, इसे एंटर करने पर वह किस नाम से इस हेडिंग के अंदर ट्रेड नेम की कौन सी आइटम्स आती है वह बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेडिसिन, ड्रोटिन टैबलेट, जोकॉन केजी शैम्पू, इस प्रकार की ये आइटम्स बताई हुई है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि यह जो टैरिफ आइटम्स के हिसाब से कॉमनली यूज्ड ट्रेड डिस्क्रिप्शन बताया है, इसमें जीएसटी नेटवर्क का कोई सजेशन नहीं है, डिपार्टमेंट का कोई सजेशन नहीं है। यह जो अलग अलग टैक्स पेयर इस हेडिंग के अंदर जो अपना माल सप्लाई करते हैं, तो ई इनवॉइस के अंदर या जो भी अपना ई-वे बिल बनाते हैं उसमें जो भी डिक्लेरेशन करते हैं, उसके बेसिस पर यह डेटा लिया गया है और उसी डेटा के बेसिस पर यहाँ पर यह डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। तो यह डिस्क्रिप्शन 100% सही हो यह मान लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड ट्रेड डिस्क्रिप्शन है उनकी जो डिटेल्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, सिस्टम में अवेलेबल है, उसी के बेस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर यह फिगर यहाँ पर आ रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर भी यहाँ पर कैरेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ मिनिमम 3 कैरेक्टर और मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स तक हम डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर पैरासीटामोल, ये डालने पर ये अलग अलग हेडिंग्स बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन से हेडिंग के अंदर ये आ सकती है। और उसमें भी कैप्चा एंटर करने पर उसका जो कॉमनली यूज्ड ट्रेड नेम्स है वह जो बताते हैं, पैरासीटामोल आईपी, इसका ये HSN कोड 29222933 यह है। और क्योंकि यह बल्क ड्रग का है तो इसलिए यदि पैरासीटामोल आईपी बल्क ड्रग है तो उसका यह हेडिंग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो फंक्शनलिटी या यह फैसिलिटी है उसे हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन केवल इसी पर डिपेंड नहीं रहना है। यह किस प्रकार से उपयोग में दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए उसका हमें उपयोग करना है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।